जय हिंद बच्चों, मेरा नाम शुभम जैन। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल द मास्टर्स बैचलर्स फिज़िक्स में, जहां आपको कंटेंट के साथ साथ यह भी बताया जाता है कि आपको एग्ज़ाम में क्या और कैसे लिख कर आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देखकर अपने नोट्स बना सकें और एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। तो आइए उसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे क्लास 12 यूनिट नंबर 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट के चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट के एक और नए इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। देखो बच्चों, ये एसी क्या होता है, इस टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है, एवरेज वैल्यू क्या होती है, उस चीज को समझने से पहले अगर मैं यहां पर एक शब्द देखना चाहूं, दैट इज एसी। क्या है यहां पर? एसी। एसी बोले तो अल्टरनेटिंग करंट। तो ये अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, इसकी इक्वेशन क्या होती है, ये कैसे चलता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, इस सब चीज के बारे में हम कंप्लीट डिटेल एंड डिस्कशन कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को कंप्लीट नहीं करा, तो सबसे पहले मेरा सजेशन आपको यही है कि आप पहले जाकर उसको कंप्लीट करें, उसके बाद आज के इस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। देखो बच्चों, पढ़ने का मजा जब आता है जब बेस स्ट्रांग हो। अगर बेस ही स्ट्रांग नहीं होगा तो मजा नहीं आएगा। अगर घर की नींव ही ठीक नहीं रखी होगी तो घर कितना भी अच्छा बना लो, एक न एक दिन हल्की सी हवा चलने पर, हल्का सा भूकंप आने पर ढह जाएगा। तो वो वाला काम यहाँ पर है। इसलिए बेस को स्ट्रॉन्ग करना है तो सबसे पहले आप जाकर एसी के बारे में पढ़े कि एसी का बेसिक क्या होता है, उसके बाद इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो अगर बात करें, यहाँ पर हमारा है मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। देखो बच्चों, अगर बात करूँ तो आपको ये पता ही है कि ये जो चैप्टर आपका है, चैप्टर नंबर 7, ये एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि ये जो एग्जाम में इस चैप्टर के क्वेश्चंस आते हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, और प्लस हमेशा ज़्यादा नंबर में आता है। 3 नंबर में मिलेगा, 5 नंबर में मिलेगा, 2 नंबर में मिलेगा, मतलब हमेशा ज़्यादा नंबरों में मिलेगा। आने के चांस ज़्यादा रहेंगे ज़्यादा नंबर के अंदर। तो ये चैप्टर हमारे लिए स्कोरिंग चैप्टर होता है। स्कोरिंग इन द सेंस कि ये चैप्टर में बहुत अच्छे नंबर दे के जाता है, अगर हमें ढंग में अच्छे से इस चैप्टर को आता है तो। दूसरी इसमें क्या विशेषता है, वो ये है कि अगर एक बार इस चैप्टर को ढंग में आराम से अच्छे तरीके से कर लिया जाए ना, तो ये चैप्टर जल्दी से दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ती, एक बार में ही क्लियर कट मिल जाता है इसको। बट शर्त वही है कि अगर स्टार्टिंग में अच्छे से समझा जाए तो उसी की में हमारी कोशिश है कि आपको इस तरह से समझा दिया जाए कि इसके बाद आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी करने की ज़रूरत ना पड़े। तो बात करते हैं आज के इस टॉपिक की, जिसका नाम आप देख ही पा रहे हैं, मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। देखो ये होता क्या है, इसको समझने से पहले अगर मैं बात करूं, आपने एसी के बारे में पढ़ा है। एसी कैसे चलता है? एसी ऐसे चलता है, ऐसे चलता है ना, क्योंकि वो अपनी वैल्यू क्या करता है, लगातार टाइम के साथ चेंज करता है। क्यों करता है चेंज? क्योंकि उसकी इक्वेशन होती है, दैट इज I = I0 sin ओमेगा टी, और साइन भी अपनी वैल्यू को लगातार चेंज करता है, तो करंट भी अपनी वैल्यू को लगातार यहाँ पर चेंज कर रहा है। क्लियर? अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई साहब जरा बताओगे इस एसी की वैल्यू कितनी है, यानी कि इस अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू कितनी है, तो आप कौन सी वैल्यू बताओगे उसको? आप ये वाली वैल्यू बताओगे, आप ये वाली वैल्यू बताओगे, आप ये वाली वैल्यू बताओगे, आप ये वाली वैल्यू, यानी कि आप कौन सी वैल्यू बताओगे? क्योंकि ये तो हर पल हर जगह अपनी वैल्यू को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो फिर आप कौन सी वैल्यू बताओगे इसको? मेरे को ये बताओ। ये बिल्कुल वही बात हो गई। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ से अपने घर से चले और आप किसी, सपोज आप हरिद्वार जा रहे हैं, अपने घर से चले आप हरिद्वार जा रहे हैं। अब वहाँ पर जाने के बाद आपसे कोई ये पूछ ले कि जी बताओ आपकी स्पीड कितनी थी आने की, तो आप ज़रा क्या बताओगे उसे? आप उनको वो वाली स्पीड बताओगे जो आपकी गली में थी? आप उनको वो स्पीड बताओगे जो आपके शहर में थी? या आप उसको वो वाली स्पीड बताओगे जो आपकी नेशनल हाईवे पर थी? या आप उसको वो वाली स्पीड बताओगे जो आपकी भीड़ वाले इलाके में थी? कौन सी स्पीड बताओगे?
नहीं बता पाओगे तो आप क्या बताओगे, आप बताओगे उसको अपनी एक एवरेज वैल्यू। क्या बताओगे आप उसको, एक एवरेज वैल्यू। आप क्या कहोगे कि यार मेरे घर से हरिद्वार की डिस्टेंस सपोज कर रहा हूं मैं, एग्जांपल के रूप में ले रहा हूं, सपोज 100 किलोमीटर। कितनी है, 100 किलोमीटर। कह रहा मेरे को कितने घंटे लगे हैं, कह रहा 2 घंटे लगे, यानी कि डिवाइड बाय 2। तो यानी कि भाई मैं कितनी स्पीड से आऊँ, 50 किलोमीटर पर आवर की। ये जो 50 किलोमीटर पर आवर है, ये कैसी वैल्यू है, ये है उसकी एवरेज वैल्यू। क्या है उसकी एवरेज वैल्यू, यानी कि ऐसी स्पीड से वो आया नहीं, लेकिन सभी स्पीड का क्या निकाल लिया उसने, एक एवरेज निकाल दिया और उसे बता दिया। तो वही काम हम यहां पे करेंगे। अल्टरनेटिंग करंट क्या है, अपनी वैल्यूज को हर पल हर जगह क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो हम कौन सी वैल्यू बताएं उसको कि अल्टरनेटिंग करंट की कितनी वैल्यू है, तो हम उसको फिर कौन सी वैल्यू बताएंगे, हम बताएंगे उसको एवरेज वैल्यू। क्या बताएंगे हम उसको, एवरेज वैल्यू या फिर मीन वैल्यू, क्योंकि मीन और एवरेज दोनों का मतलब एक ही होता है। तो मीन और एवरेज वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि जब भी कोई अल्टरनेटिंग करंट कितना इफेक्ट पास कर रहा है, कितने में, या तो फुल साइकिल में या फिर हाफ साइकिल में, यानी कि या तो यहां से यहां तक या यहां से यहां तक, यानी कि या तो फुल साइकिल में की बात करो या करो हाफ साइकिल की। तो हाफ साइकिल या फुल साइकिल में कितना वो इफेक्ट दिखा रहा है, कौन, अल्टरनेटिंग करंट, यानी कि उसकी वैल्यू कितनी है फुल साइकिल या हाफ साइकिल में, उसको बोलते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ एसी और मीन वैल्यू ऑफ एसी। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम एक प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या होगी इसकी। तो डेफिनेशन में क्या करेंगे, देखो मैं आपको पहले समझा रहा हूं, उसके बाद करेंगे हम इसको। क्या कि सपोज कर रहे हैं हम पहले हाफ पीरियड के लिए ले रहे हैं। हाफ पीरियड का मतलब हम यहां से सिर्फ यहां तक आ रहे हैं, इस जगह तक। आपको पता है हाफ चलने में कितना टाइम लगता है, उसको चलता है टाइम, उसको लगता है t/2। कितना टाइम लगता है उसको, t/2। ये हम कहां डिस्कस कर चुके हैं, अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो यहां से लेके यहां तक चलने में कितना समय लगेगा, उसको t/2 टाइम लगेगा। तो अब क्या करा आपने, एक करंट पढ़ा है एसी, एक करंट पढ़ा है आपने डीसी। क्या पढ़ा है आपने, एसी और एक डीसी। आपने t/2 टाइम के लिए तो क्या पास कर दिया, डीसी। किसी भी एक सर्किट में t/2 टाइम के लिए क्या पास कर दिया आपने, डीसी। और उतने ही समय के लिए आपने क्या पास कर दिया, एसी। क्या पास कर दिया आपने, एसी। तो अगर आपने एक पर्टिकुलर समय यानी कि t/2 टाइम के लिए डीसी को पास किया और t/2 टाइम के लिए एसी को पास किया, तो डीसी ने कितना चार्ज, क्योंकि करंट का मतलब क्या होता है, करंट का मतलब होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो डीसी ने, ध्यान समझना जो मैं वर्ड्स बोल रहा हूं ध्यान सुनना उसको, डीसी ने t/2 समय में कितना चार्ज फ्लो कराया किसी एक सर्किट में, उसको हम कहेंगे क्या, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, जो कि वही इफेक्ट पास करेगा कौन, एसी। कितने समय में, t/2 समय में। क्या मतलब ये कि एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट की एवरेज वैल्यू एक वो वैल्यू होती है जो क्या करेगा, कोई भी एक डीसी किसी एक पर्टिकुलर टाइम, कितने टाइम में, t/2 टाइम में क्या करेगा, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ चार्ज को फ्लो कराएगा, जितने समय में एक एसी ने t/2 में चार्ज को फ्लो कराया है। अगर हमें इसको लिखना हो और इसकी डेरिवेशन देखनी हो कि हमें ये एवरेज वैल्यू होती कितनी है, भाई अगर सपोज आप यहां से करंट को लेके चले और आप यहां पर आ रहे हो t/2 टाइम तक, तो क्या होगा, इस दौरान करंट की वैल्यू बढ़ भी रही है घट भी रही है, तो एवरेज कितनी हुई उसकी, वो एवरेज वैल्यू कितनी होगी वो हमें देखना है इसके अंदर। तो क्या करेंगे हम उसके अंदर, आइए देखते हैं। तो क्या करेंगे हम, नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, यानी कि मीन या फिर कहें एवरेज वैल्यू किसकी, अल्टरनेटिंग करंट की। तो क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करंट, यानी कि विच सेंड द सेम चार्ज इन अ सर्किट। यानी कि ये क्या होता है, मीन और एवरेज वैल्यू एसी की क्या होती है, एक वैल्यू होती है किसकी, डायरेक्ट करंट की, जो क्या करता है, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज को
फ्लो करवा देता है, किसमें, एक पर्टिकुलर टाइम में, जितने समय में क्या कर रहा है, एज सेंड बाय द अल्टरनेटिंग करंट इन इट्स हाफ टाइम पीरियड, यानी कि जितने समय के लिए आपने एसी को पास करा एक पर्टिकुलर सर्किट के अंदर से, उतने ही समय के लिए अगर आप डीसी को पास करते हो, और वो क्या कर रहे हैं, दोनों केस में क्या कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ चार्ज की वैल्यू को सेम फ्लो करवा रहे हैं, तो उस कंडीशन पर जो आपकी वैल्यू होगी किसकी, डायरेक्ट करंट की, वो क्या बन जाएगी, आपकी एवरेज वैल्यू ऑफ एसी बन जाएगी। ठीक है ना। अब देखो यहां पे लिखा हुआ है इन इट्स हाफ टाइम पीरियड, तो जरूरी नहीं है कि हाफ के लिए लेंगे, यहां पे हमने पहला केस किसका लिया, हाफ का लिया है, तो इसलिए हम हाफ का ले रहे हैं। अगर फुल का लेंगे तो फुल भी ले सकते हो आप, जरूरी नहीं कि यहां पे हाफ ही आएगा। ठीक है। अगर आपको फुल के लिए पूछते हैं, जो हम अभी इस टॉपिक के बाद करेंगे, अगर आपको फुल साइकिल के लिए पूछते हैं तो आप फुल साइकिल का शब्द यूज करेंगे, और अगर वो हाफ साइकिल के लिए यूज पूछते हैं तो आप यहां पर हाफ टाइम का यूज करेंगे। ठीक है ना। तो अब उसके एक्सप्रेशन यानी उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने लिखा क्या, एज द एसी इज गिवन बाय, हमें पता है अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन क्या होती है, सबको पता है, हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था, क्या होती है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, दिस इज द इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। फिर अब ये करंट क्या करता है, ये करंट तो लगातार हर समय अपनी वैल्यू को क्या करता है, चेंज करता है, लेकिन हमने मान लिया कि एक बहुत छोटा समय है, कितना समय, बहुत छोटा, यानी कि dt समय, उस समय के लिए हमने ये एज्यूम कर लिया कि उस समय के लिए करंट अपनी वैल्यू को चेंज नहीं कर रहा, जबकि अल्टरनेटिंग करंट क्या करता है, हर पल अपनी वैल्यू को चेंज करता है। लेकिन हमने इतना छोटा समय लिया कि उसके चेंज करवाने से पहले ही हमने अपने टाइम को रोक लिया, यानी कि एक पर्टिकुलर बहुत स्मॉल टाइम लिया जिसके लिए उस करंट की वैल्यू क्या है, आपकी फिक्स है। तो क्या लिखा आपने, लेट एज्यूम दैट द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट बी कांस्टेंट, हमने मान लिया कि जो अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू वो कैसी है, कांस्टेंट है, कितने समय के लिए, फॉर स्मॉल टाइम dt, बहुत छोटे समय के लिए। देन द चार्ज फ्लो इन दैट dt टाइम इज गिवन बाय, तो उतने समय में, कितने समय में, इस dt समय में कितना चार्ज फ्लो कर जाएगा वो निकालना है। जरा एक बात बताओ, क्या आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, चार्ज अपॉन टाइम, बिल्कुल पढ़ रखा है, पढ़ा था ना। अगर बात करें हम यहां पर, तो टाइम कितना लिया है, बहुत छोटा समय लिया है, dt, तो चार्ज भी कितना जाएगा उस समय में, बहुत छोटा जाएगा, यानी dq। और जब चार्ज भी छोटा सा है और टाइम भी छोटा है तो करंट भी कितना होगा, बहुत छोटा होगा, डी आई, यानी कि हमने मान लिया कि बहुत छोटा सा करंट फ्लो कर रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं क्या, कि उस पर्टिकुलर समय में कितना करंट फ्लो कर रहा है, डी क्यू अपॉन डी टी, यानी कि डी टी हमने वो टाइम ले लिया जो बहुत छोटे समय के लिए है, और डी क्यू क्या है, डी क्यू भाई बताओ ना मेरे को, जब हमारा टाइम बहुत छोटा है तो उस समय में चार्ज भी तो बहुत कम फ्लो करेंगे, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। तो अगर यहाँ से डी क्यू निकालना चाहिए तो डी क्यू कितना होगा, I इंटू डी टी, तो छोटे से चार्ज की वैल्यू छोटे समय के लिए कितनी हो जाएगी, इट इज गिवन बाय, कितना फॉर्मूला आ रहा है, दैट इज डी क्यू इज इक्वल टू I इंटू डी टी। I की वैल्यू ये रही, तो क्या कर देंगे, तो यहाँ पे हम कर देंगे क्या, ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। तो फर्स्ट को उठा के सेकंड के अंदर पुट कर देंगे। तो क्या करा हमने यहाँ पे, हमने किया पुट फर्स्ट इन सेकंड, तो क्या हो जाएगा देखना, यहाँ पे हो जाएगा डी क्यू, डी क्यू की वैल्यू कितनी, डी क्यू इज इक्वल टू आई, आई कितना है, ये रहा, आई नॉट साइन ओमेगा टी, और साथ में क्या है आपका डी टी। तो डी क्यू की वैल्यू कितनी आएगी, आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। अब क्या करना है, ये क्या आया आपके पास, ये आया आपके पास क्या, स्मॉल चार्ज, कितने समय के लिए, स्मॉल टाइम के लिए, छोटा सा चार्ज आया कितने समय के लिए, छोटे से समय के लिए, लेकिन आपको क्या निकालना है, और हाफ साइकिल, आपको क्या निकालना है, हाफ साइकिल के लिए निकालना है, और ये कैसा चार्ज है आपका, छोटे से समय के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, टोटल चार्ज ओवर ए हाफ साइकिल इज, टोटल चार्ज कितना होगा, हमने मान लिया टोटल चार्ज कितना होगा उसका Q, कितना चार्ज होगा आपका Q, और वो कैसे निकालोगे, वो निकालोगे आप इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन करके। तो क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू, ठीक है, तो इंटीग्रेशन डी क्यू की वैल्यू है तो इसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी।
कहां से कहां इंटीग्रेशन कर रहे हो, आपने अभी बोला है कहां से कहां तक करना है, हाफ साइकिल के लिए। हाफ साइकिल क्या होती है, हाफ साइकिल ये होती है ना, इसको बोलते हैं हाफ साइकिल। तो 0 टाइम से स्टार्ट होगा और ये समय कौन सा होता है, t/2। ये आपको बताया था फर्स्ट वीडियो के अंदर। तो टाइम कितना होता है, t/2। तो 0 से लेके t/2 तक के लिए तो क्या आ जाएगा, 0 से लेके t/2 तक। तो ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन टाइम के रेस्पेक्ट में, क्योंकि हमें हाफ साइकिल के लिए क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो अब क्या हो जाएगा, अब सिंपल इसके बाद हमारे पास प्योर मैथ्स बचती है। कैसे होगा, आइए देखते हैं। तो देखो अब क्या करोगे यहाँ पे, अब यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है कि I0 क्या है, I0 इज द पीक करंट, और वो तो कांस्टेंट होगा, जो भी मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर चुका होगा तो वो तो मैक्सिमम होने वाली है। तो वो, और मैक्सिमम का इंटीग्रेशन कुछ होता नहीं, तो वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। तो कुल मिला के I0 तो आ गया यहाँ पर इंटीग्रेशन से बाहर। तो इंटीग्रेशन किसका होगा फिर, साइन ओमेगा टी dt का, और टाइम 0 से लेके t/2 लिमिट्स पुट कर दी हमने। अब क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे तो Q किसके बराबर आ गया, Q आ गया यहाँ पर, Q इज इक्वल्स टू किसके बराबर हो गया, I0 तो कांस्टेंट है तो I0 बाहर रहा। इंटीग्रेशन किसका होगा, 0 से लेके t/2 तक का, किसका होगा, साइन ओमेगा टी dt। जरा बताओगे साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है, आपने मैथ्स में इंटीग्रेशन में पढ़ा होगा क्या, कि साइन का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है आपका कितना, माइनस में कॉस ओमेगा, मतलब कॉस, यानी कि साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कॉस। तो अब अगर किसी बच्चे ने मैथ्स में इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा तो वो एक चीज को यहाँ पे याद कर लेंगे। क्या याद कर लेंगे, मैं अभी आपको लिख दूंगा। तो फिलहाल अभी आपको क्या करना है, साइन का इंटीग्रेशन करना है। तो साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो साइन का इंटीग्रेशन होगा आपका I0 एज इट इज रहेगा। साइन का इंटीग्रेशन होता है यहाँ पे, साइन का होता है माइनस में कॉस ओमेगा टी, और साथ में ओमेगा टी का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, ओमेगा क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ये रूल्स होते हैं इंटीग्रेशन के, अगर आपने मैथ्स में पढ़े हो तो, ठीक है ना। ये होगा आपका लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके t/2 तक। अब जिस बच्चे को ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, मोस्टली बायो वाले बच्चों को दिक्कत हो जाती है, तो वो यहाँ पर एक बात याद रख लेंगे और ये कॉपी के अंदर रेड पेन से या किसी डार्क पेन से क्लियरली लिख देंगे क्या, कि इंटीग्रेशन जो होता है किसका, साइन ओमेगा टी का, वो होता है माइनस का कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। तो ये वाली बात आप क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे, जिनको ये वाला पॉइंट क्लियर नहीं हुआ। क्योंकि ये क्या है, ये देखो भाई, ये मैथ्स है, इंटीग्रेशन के रूल्स हैं ये, तो यहाँ पे तो इनको आपको अप्लाई करना होगा ही होगा। या तो इसके लिए दो रास्ते हैं, तो आप इंटीग्रेशन को सीख लो, और अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं सीखना है, आपको इंटीग्रेशन बायो के बच्चों नहीं इंटीग्रेशन करना, तो आपको इस पॉइंट को याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये हुआ हमारा सिंपल इंटीग्रेशन। तो हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन के रूल्स का यूज करके क्या करा, साइन ओमेगा टी का माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा कर दिया। अब क्या होगा, अब यहाँ से हमारा Q कितना आ जाएगा, Q इज इक्वल्स टू माइनस I0 अपॉन ओमेगा। भाई माइनस बाहर आ गया, ओमेगा बाहर आ गया। अब जरा लिमिट्स पुट करते हैं, पहले अपर लिमिट पुट करते हैं यहाँ पे। तो कॉस ओमेगा t/2 माइनस कॉस 0। भाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्या कुछ नहीं, सिंपल मैथ्स कर रहे हैं यहाँ पे। अगर बात करें ओमेगा टी, तो क्या कहीं पर आपने टी का कोई फॉर्मूला पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था। फर्स्ट वीडियो में आपने टाइम पीरियड का एक फॉर्मूला पढ़ा था, और वो क्या था, वो था आपका t इज इक्वल्स टू 2 अपॉन ओमेगा। क्या था आपका, 2 अपॉन ओमेगा। ये फर्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर मैं यहाँ से ओमेगा टी की वैल्यू निकालना चाहूँ तो जरा बताओ कितना हो जाएगा, ओमेगा टी कितना हो जाएगा, 2 कितना हो जाएगा, ओमेगा इक्वल्स टू 2 तो आगे से आपको इस चैप्टर में इस चीज को क्या करना है, आपको इसको याद रखना है। क्या रखना है, आपको याद रखना है कि ओमेगा टी किसके बराबर होता है, 2 क्योंकि हर बार पता नहीं कितनी बार हम इस पॉइंट को यूज करेंगे। तो ओमेगा टी किसके बराबर होता है, 2 के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओमेगा इज टी इज की जगह हम क्या कर देंगे 2 तो क्या होगा, देखो माइनस एज इट इज, I0 एज इट इज, ओमेगा एज इट इज, अंदर कॉस ओमेगा टी। अभी बताया कितना, बोलो जल्दी कितना, 2 तो ओमेगा टी की जगह कितना हो गया, 2 अपॉन 2 माइनस कॉस 0। सिंपल मैथ्स है। तो उसके बाद अगर हम बात करें तो क्या होगा, आप देखना यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचता है, माइनस में I0 अपॉन ओमेगा, अंदर रह गया आपका कॉस पाई माइनस कॉस 0।
अब बात करते हैं cos 0, तो हमें पता है कितना होता है, 1 होता है, लेकिन cos पाई कितना होता है। cos पाई की अगर मैं बात करूं तो cos पाई की वैल्यू देखो कैसे निकालोगे, समझ लो पहले। cos पाई, क्या cos पाई का मतलब cos 180 होता है? बिल्कुल होता है। पाई का मतलब 180 डिग्री होता है। क्या इस cos पाई 180 को हम ऐसे लिख सकते हैं cos 90 प्लस 90, हाँ या ना? लिख सकते हैं ना? cos 90 प्लस 90 बिल्कुल लिख सकते हैं। cos 90 प्लस समथिंग क्या बन जाता है, sin समथिंग, यानी कि sin 90 बन जाएगा। 90 प्लस समथिंग जो भी एंगल होगा वो आपका sin बन जाता है। ये आपने मैथ्स में एक रूल पढ़ा है क्या, कि cos 90 प्लस फाई किसके बराबर होता है, sin फाई के, यानी कि 90 प्लस समथिंग जो भी होगा फाई हो जाएगा। अब बात करते हैं कौन सा क्वाड्रेंट होगा, 90 प्लस समथिंग, तो 90 प्लस समथिंग आपका कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि ये क्या होता है 90 होता है, और 90 प्लस समथिंग यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में जरा बताओगे cos कैसा होता है, नेगेटिव होता है ना, तो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। कुल मिला के cos पाई को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का sin 90, और sin 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो कुल मिलाकर सिंपल शब्दों में हम क्या बोल सकते हैं कि cos पाई कितना होता है, -1 होता है। अगर ये पॉइंट क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये भी प्योर मैथ्स है। अगर ये पॉइंट क्लियर नहीं है, जैसे बायो वाले बच्चों को दिक्कत होगी, तो सिंपल आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको जहां पे आप एक पेपर बना लो ना, एक पेज ले लो और उस पेज पे जो भी बात याद रखने वाली है इस चैप्टर में वो लिखते चले जाओ। वो क्या होंगी याद करने वाली, वे पॉइंट वे होंगे जो इंटीग्रेशन वगैरह या फिर डिफरेंशिएशन वगैरह होंगे इसके अंदर, तो वो एक जगह लिख लो। ज़्यादा नहीं है, 5-7 ही हैं, उनको याद रखोगे तो दिक्कत नहीं होगी। तो यहां से हमें कंक्लूजन मिल गया कि cos पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। मैथ्स वालों को तो ये पॉइंट क्लियर हो गया कैसे आया, लेकिन बायो वाले बच्चों को दिक्कत हो जाती है, इसलिए आप याद रख सकते हो cos पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। तो यहां पे हमने क्या कर दिया, cos पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो ये बात आप हमेशा याद रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, देखो जरा यहाँ पे, माइनस का I0 अपॉन ओमेगा, cos पाई कितना हो गया, -1, और cos 0 1, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -I0 अपॉन ओमेगा, -1 कितना हो गया, -2, तो कितना हो गया, 2I0 अपॉन ओमेगा, ये तो होगा। तो ये आ गया हमारे पास किसकी वैल्यू, चार्ज की वैल्यू। किसकी वैल्यू आई है आपके पास, चार्ज की। लेकिन क्या आपको चार्ज की वैल्यू चाहिए, बताओ जरा, क्या आपको चार्ज की वैल्यू चाहिए, नहीं ना, आपको चार्ज की वैल्यू नहीं चाहिए। आपको किसकी वैल्यू चाहिए, एवरेज करंट की वैल्यू, यानी कि आपको तो करंट चाहिए। तो अब करंट कैसे निकालोगे आप, करंट निकालने के लिए क्या यूज करोगे, तो क्या लिख दोगे इसके अंदर, सो एवरेज वैल्यू ऑफ AC इज गिवन बाय, तो एवरेज वैल्यू ऑफ AC, करंट का फॉर्मूला क्या पड़ा है, I इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। लेकिन हम क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं एवरेज वैल्यू, तो I की जगह क्या ले लेंगे हम, I एवरेज, क्या ले लेंगे, I एवरेज, इसके नीचे AV लगा देंगे। चार्ज हो गया, लेकिन कितने समय के लिए बात कर रहे हैं अभी हम, हाफ टाइम के लिए। किसके लिए, हाफ टाइम के लिए। टी की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे, T/2, क्या आ जाएगा, T/2, क्लियर। क्यू की वैल्यू कितनी है, वो ऊपर आ रही है, Q इज इक्वल टू कितना हमारे पास, 2I0 अपॉन ओमेगा, और नीचे टाइम तो है T/2, ये 2 पर पहुंच जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4I0 अपॉन ओमेगा टी। जरा बताओ, ओमेगा टी देखकर कुछ याद आ रहा है क्या, बिल्कुल याद आ रहा होगा। ओमेगा टी की वैल्यू अभी बताई थी आपको, कितनी होती है, 2 पाई होते हैं, कितनी होती है, 2 पाई। तो क्या कर दोगे, 4I0 अपॉन 2 पाई हो जाएगा। तो जरा बताओगे आई एवरेज कितना हो गया, आई एवरेज इक्वल टू यहां से आ गया 2I0 अपॉन पाई। ये होता है हमारा एवरेज करंट और पीक करंट के बीच में रिलेशनशिप। ये होती है आपकी एवरेज करंट और पीक करंट के बीच में रिलेशनशिप। अगर आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व कैसे करोगे भाई, 2 पता है आपको फिक्स है, पाई की वैल्यू भी फिक्स होती है। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका क्या, ये आ जाएगा आपका आई एवरेज इज इक्वल टू 0.637 I0। जब आप उसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। कुल मिला के जो एवरेज करंट होता है वो कितना होता है, 0.637 टाइम्स किसके, I0 के। या फिर इसको हम एक इस तरह से भी लिख सकते हैं क्या, कि आई एवरेज जो होता है वो क्या होता है 63.7%। वह परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई, तो वही कर दिया 63.7% ऑफ I0। यानी कि कुल मिला के जो एवरेज करंट होता है
वो किसके बराबर होता है? 63.7% ऑफ आई नॉट के। यानी कि जो भी वैल्यू पीक वैल्यू होगी उसका 63.7% क्या होगा? एवरेज वैल्यू होगी। क्योंकि एवरेज वैल्यू क्या करती है? एक जगह बढ़ती है तो एक जगह घटती भी है, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो जिस वजह से कुछ ना कुछ वैल्यू क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। तो कितनी बचती है? 63.7% ऑफ आई नोट। तो जो पीक करंट होगा उसका कितना होगा? 63.7%। कौन होगा? एवरेज वैल्यू। तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द एवरेज करंट एंड इट्स पीक वैल्यू। तो ये सब कुछ आपको करना है इस टॉपिक के अंदर। अब मैंने भी आपको स्टार्टिंग में जब इस टॉपिक को स्टार्ट किया था तो आपको एक बात बताई थी, क्या? कि जो अल्टरनेटिंग करंट की हम इसमें एवरेज वैल्यू देख रहे हैं वो कितने समय के लिए देख रहे हैं? हाफ टाइम पीरियड के लिए। कितने के लिए? हाफ टाइम। हाफ टाइम का मतलब कुछ ऐसा था ना, इतने समय के लिए। लेकिन अगर वो कह दे फुल साइकिल के लिए, बताओ कितनी होगी? यानी कि यहां से स्टार्ट करके यहां तक आना है, आपको फुल साइकिल के देखना है कितनी होगी। तो उसके अंदर क्या करेंगे, आइए देखते हैं। सिंपल वैसे अगर मैं बात करूं आपको तो उसके अंदर कुछ नहीं करना, उसके अंदर सिर्फ आपको इस तरह का चेंज करना है। क्या? यहां पे आपने चार्ज निकाला है किसके लिए? हाफ साइकिल के लिए। वहां पे क्या कर देंगे? चार्ज फॉर अ फुल साइकिल। यहां पे लिमिट क्या करेंगे? 0 से t/2। 0 से t/2। वहां पे क्या करोगे? फुल साइकिल के लिए टाइम कितना होता है? आपने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था कितना टाइम होता है? t टाइम होता है। तो यहां पे लिमिट्स क्या हो जाएंगी? 0 से t। 0 से t। क्लियर? तो जहां जहां आपको लिमिट्स कितनी दिख रही हैं? 0 से t/2 दिख रही हैं, वहां हम क्या कर देंगे? लिमिट 0 से t कर देंगे। तो वो भी हमें एक बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट देने वाला है। वो क्या देगा? आइए देखते हैं। देखो जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक बिल्कुल ऐसा ही है जैसा भी आपने समझा हाफ साइकिल के लिए। बस फर्क क्या है इस टॉपिक में और उस वाले टॉपिक में, कि वो तो हमने किया था हाफ साइकिल के लिए, ये हम करेंगे फुल साइकिल के लिए। तो हेडिंग क्या बन जाएगी इसमें? मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर अ फुल साइकिल। वो किस में थी? वो थी हाफ साइकिल में। इसको ऐसे भी पूछ लेते हैं और इसके लिए डायरेक्ट एक क्वेश्चन बन जाता है, क्या? कि प्रूव दैट द मीन वैल्यू ऑफ एसी ओवर अ फुल साइकिल इज 0। कि जो एसी की एवरेज वैल्यू होगी, यानी कि मीन वैल्यू होगी किसके लिए? फुल साइकिल के लिए, वो कितनी होगी? आपकी 0 होगी। तो क्या करेंगे? मैंने आपको अभी बताया था कि जहां पे आपका लिमिट्स t/t 0 से लेके t/2 थी, यहां पे क्या कर देंगे? 0 से लेके t कर देंगे, सिंपल, और कुछ नहीं हुआ। तो क्या करा हमने? वही एक्सप्रेशन है बिल्कुल सेम, बस क्या चेंजेस है ध्यान से देखना। एक्सप्रेशन एज AC इज गिवन बाय, तो अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन क्या होती है? वही होती है I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा t। इक्वेशन नंबर 1। Let assume that the value of a current be constant for a small time dt। हमने मान लिया वही जैसे वहां पे माना था। Then the charge flow in that time is given by, तो कितना होगा? तो हो जाएगा dq इक्वल टू I इंटू dt। इक्वेशन नंबर 2। बिल्कुल सारे स्टेप वही हैं जो अभी कराए थे आपको। इस इक्वेशन को उठाकर यहां पर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? dq इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा t dt। टोटल चार्ज ओवर ए, यहां पे लिखा हुआ था पहले हाफ साइकिल, लेकिन इस बार क्या लिखा हुआ है? फुल साइकिल, क्योंकि हमें कहां निकालना है? हमें निकालना है फुल साइकिल के लिए। तो ओवर ए फुल साइकिल इज q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dq इक्वल टू इंटीग्रेशन I नॉट साइन ओमेगा t। लिमिट्स आप ध्यान से देखना, पहले जो आपने करी थी वहां पे लिमिट थी 0 से लेके t/2, इस बार लिमिट है 0 से लेके t। क्लियर? तो I नॉट बाहर आ गया, ये बच गया साइन ओमेगा t dt, लिमिट 0 से लेके t। उसके बाद क्या करा? उसके बाद सिंपल हमने इंटीग्रेशन करा, और मैंने अभी आपको बताया था कि साइन ओमेगा t का इंटीग्रेशन कितना था? माइनस का कॉस ओमेगा t अपॉन ओमेगा। तो इसका इंटीग्रेशन करा, ये आ गया। लिमिट्स पिछली बार आपने जो लिखी थी वो लिखी है 0 से t/2, इस बार कितनी लिखी है? 0 से t। तो लिमिट्स कितनी होगी? 0 से t। अगला काम क्या होता है? लिमिट्स को पुट करना। तो लिमिट्स को पुट करेंगे तो पहले अपर लिमिट ली ओमेगा t, फिर लोअर लिमिट यानी कि 0। अब यहाँ पे अगर याद हो आपको, ओमेगा टी की वैल्यू कितनी होती है? 2π होती है। कितनी होती है? 2π। तो ओमेगा टी की जगह 2π आ गया, cos 0 की जगह cos 0 आ गया। अब यहाँ पे जो डिफरेंस है वो याद रखना है। क्या? लास्ट टाइम यहाँ पे आप अपने डायरेक्शन में देख सकते हैं, लास्ट टाइम यहाँ पर आया था cos π आया था ना, और उस cos π की वैल्यू होती है -1। क्या होती है? -1। अब है यहाँ पर cos 2π। क्या है? 2π। cos 2π की वैल्यू भी आपको याद रखनी है, वो कितनी होती है? 1। कितनी होती है? 1। अब वो कैसे आती है उसको भी मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूं, जहां से देख सकते हैं आप। क्या? cos 2π। क्या cos 2π का मतलब ये होता है ना, cos π प्लस π। हाँ या ना? बिल्कुल होगा।
कॉस पाई प्लस समथिंग क्या हो जाता है, कॉस पाई। लेकिन कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव, तो माइनस का हो गया। क्लियर। कॉस पाई को हम लिख सकते हैं माइनस में कॉस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2, हाँ या ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। कॉस पाई बाय 2 प्लस समथिंग क्या हो जाएगा, साइन पाई बाय 2, और पाई बाय 2 प्लस समथिंग यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और साइन पाई बाय 2 कितना होता है, 1, तो कुल मिला के कॉस 2 पाई की वैल्यू वही होगी जो साइन पाई बाय 2 की, और साइन पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी होती है, 1। इसीलिए मैंने आपको कहा है कि आप ये बात डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि कॉस 2 पाई कितना होता है, 1। कितना होता है, 1। तो आप इस बात को डायरेक्टली याद रख सकते हैं। तो कॉस 2 पाई कितना हो गया, 1। कॉस 0 कितना हो गया, 1। 1 माइनस 1 0, तो चार्ज की वैल्यू कितनी हो गई, 0। अब जरा एक बात बताओ, चार्ज की वैल्यू फुल साइकिल के लिए तो कितनी हो गई, 0। जब फुल साइकिल के लिए चार्ज की वैल्यू 0 होगी तो करंट भी कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि चार्ज अपॉन टाइम ही तो होता है करंट, और चार्ज की वैल्यू हो गई 0, तो करंट कितना होगा, आई एवरेज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम, टाइम है t/2, चार्ज की वैल्यू कितनी है, 0, तो करंट भी कितना होगा, 0। तो कुल मिला के पूरी साइकिल के लिए, पूरी साइकिल का मतलब यहां से यहां तक के लिए एवरेज करंट कितना होगा, 0। कितना होगा, 0। जबकि इससे पहले अभी आपने देखा था जब आपने हाफ साइकिल चला था, यानी कि ये वाला पोर्शन आपने नहीं चला था, तो एवरेज करंट कितना आया था, तो एवरेज करंट आया था आपका 63.7% ऑफ आई नोट आया था ना। लेकिन अब कितना आ रहा है, 0। तो कुल मिला के जब अल्टरनेटिंग करंट कितने के लिए चलेगा, फुल साइकिल के लिए, कितने के लिए, फुल साइकिल के लिए, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। एग्जाम में कई बार डायरेक्टली ये पूछ ले जाता है कि प्रूफ करो कि जो एवरेज वैल्यू होती है किसकी, अल्टरनेटिंग करंट की, कितने के लिए, फुल साइकिल के लिए, वो कितनी होती है, 0 होती है। तो आपको ये सब कुछ प्रूफ करके आना होगा। ये था हमारा एवरेज और मीन वैल्यू का सारा कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। आई होप आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है और आपको लगता है कि हाँ वाकई में ये वीडियो से आपने कुछ सीखा, आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल हुई है, देन वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और जितना हो सके अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। थैंक यू, जय हिंद।